अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर खान। आज जो है हम ज्योमेट्री पोर्शन के सेकंड चैप्टर कॉर्ड्स एंड आर्क्स से रिलेटेड जो थ्योरम है उसको डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, तो हमारे पास जो चैप्टर है उसमें कहा ही गया है अप्लाई द फॉलोइंग थ्योरम टू सॉल्व रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो हमें थ्योरम्स अंडरस्टैंड करने हैं और फिर उन थ्योरम्स को अप्लाई करके उससे रिलेटेड जो हमें क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे वो सॉल्व करने होंगे। तो हम आते हैं अब पहले थ्योरम पे। थ्योरम ए हमारे पास बेटा क्या कह रहा है? थ्योरम ए में है हमारे पास इफ टू आर्क्स ऑफ अ सर्किल आर कंग्रुएंट सर्किल्स। ठीक है, कह रहा है कि दो आर्क एक ही सर्किल में हो या दो कंग्रुएंट सर्किल हो, एक जैसी सर्किल हो, एक आर्क एक सर्किल में हो और एक आर्क दूसरी सर्किल में हो। ठीक है, आर कंग्रुएंट, अगर वो दोनों आर्क कंकरेंट होंगे देन कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल, तो उनसे बनने वाली जो कॉर्ड होंगे वो भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको समझते हैं हम ग्राफ पे। तो ये जियोजेब्रा हमने ओपन की हुई है इसमें हम सपोज एक सर्किल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक सर्किल ड्रा करते हैं, इसका रेडियस हम रख देते हैं 2। एक सर्किल बन गई, रेडियस जिसका 2 है। हम यहाँ पे भी एक सर्किल बना देते हैं, उसका भी रेडियस 2 रखते हैं क्योंकि हमें दो सेम सर्किल कही गई। ठीक है, हाँ, थ्योरम के हिसाब से कहा गया है कि अगर एक सर्किल में एक आर्क है, आर्क का मतलब क्या होता है कि सरकमफेरेंस, जो सर्किल का सरकमफेरेंस है उसका एक छोटा सा टुकड़ा या उसकी जो लेंथ है छोटी सी, उसको हम आर्क कहते हैं, थोड़ी सी। ठीक है, जैसे ये कंप्लीट अगर हम सी से घूम के सी तक वापस आ जाएं तो ये एक सर्किल का सरकमफेरेंस है। ठीक है, अगर इसमें से एक हिस्सा हम निकाल देते हैं तो वो हमारा आर्क कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं ये हिस्सा निकाल देता हूँ, सी यहाँ से भी निकाला और यहाँ पे दूसरी पॉइंट दे दी डी। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, सी से लेके डी तक जो स्पेस होगा, जो डिस्टेंस होगा सी से लेके डी तक, ये हमारे पास आर्क कहलाएगा। ठीक, कह रहा है कि अगर एक सर्किल में एक आर्क है, ठीक है, और इनको अगर हम डायरेक्ट ज्वाइन करें सी और डी को ऐसे, तो अब ये वाली जो लाइन अभी मैंने लगाई है ये कॉर्ड कहलाती है। ये क्या कहलाती है? कॉर्ड। और ये वाली लाइन जो सरकमफेरेंस का हिस्सा है इसको हम क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं। ठीक, इसी तरीके से अगर हम दूसरे सर्किल में दो पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, एक हमने पॉइंट सेलेक्ट की है सपोज इसी जगह पे और दूसरी इस जगह पे पॉइंट सेलेक्ट की, ठीक है, ई और एफ, तो यहाँ पे ई और एफ भी एक हमारे पास आर्क हो गया। ठीक है, और अगर हम इन दोनों पॉइंट को डायरेक्ट आपस में ज्वाइन करते हैं ई और एफ को, तो अब ये हमारे पास क्या कहलाएगा? कॉर्ड कहलाएगा। ठीक, तो थ्योरम हमें कह रहा है कि अगर आर्क सी डी, मतलब सी से लेके डी तक ये सरकमफेरेंस वाला हिस्सा आर्क, ये जो है आर्क सी डी, ठीक है, अगर ये कंग्रुएंट है आर्क ई एफ के, ठीक है, और दो जो सर्किल हैं वो भी आपस में कंग्रुएंट हैं या सेम सर्किल में भी हो सकते हैं। ठीक, तो फिर इसका मतलब जो कॉर्ड हमारे पास होगा सी डी वो आपस में इक्वल होंगे, सी डी कॉर्ड इक्वल होगा ई एफ के। ठीक, तो हमें थ्योरम बस इतना कह रहा है कि अगर दो आर्क सेम है किसी भी एक सर्किल में या एक जैसे दो सर्किल्स में, तो अगर उन दोनों आर्क को आपस में डायरेक्ट लाइन कोई लगाते हैं, ज्वाइन करती है, जिसको हम कॉर्ड कहते हैं, तो वो भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, सेम सर्किल के हिसाब से कैसे? जैसे मैं कह रहा हूं कि एक पॉइंट हम सेलेक्ट कर देते हैं इसी सर्किल में। ठीक है, एक पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, और दूसरी पॉइंट है इस जगह पे। ठीक, सेम इसी तरीके से एक पॉइंट यहाँ पे है, दूसरी पॉइंट इस जगह पे। अब हमारे पास जो है वो दो आर्क हैं इस सर्किल में, इस आर्क को छोड़ दें तो एक आर्क है जी और एच, ठीक है, और दूसरा आर्क है जी आई। अगर दोनों आपस में इक्वल हैं तो इन दोनों को अगर हम मिलाएं डायरेक्ट ऐसे,
तो ये जो कार्ड बनेगा वो भी आपस में क्या कह रहा है होगा, इक्वल होगा। तो इसका मतलब अब GI और GH भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों कार्ड आर्क आपस में इक्वल है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट इसके बी पार्ट वाले थ्योरम पे। के बी पार्ट में हमें क्या कह रहा है, बी पार्ट में कह रहा है इफ टू कार्ड्स, अब कार्ड की बात कर रहा है। ठीक है, इफ टू कार्ड्स ऑफ अ सर्किल, किसी भी एक सर्किल के दो कार्ड आर कंगरेंट सर्किल, या एक जैसी दो सर्किल में एक जैसे कार्ड हो, आर इक्वल, देन देयर कोरेस्पॉन्डिंग आर्क्स आर कंगरेंट। ठीक है, और उनकी जो कोरेस्पॉन्डिंग आर्क होंगी वो कंगरेंट होंगी। अब यहाँ पे एक माइनर आर्क, मेजर आर्क और सेमी आर्क सर्कुलर जो है, ये कंडीशन मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये दोनों थ्योरम आपस में सेम है, सिर्फ इसको बयान करने का जो तरीका है वो डिफरेंट है। अगर आर्क सेम है तो आर्क को डायरेक्ट अगर हम लाइन मिला दें, कार्ड होंगे वो कार्ड भी सेम होंगे। अगर दो का, और बी पार्ट कह रहा है कि अगर दो कार्ड सेम हैं तो अगर उन दोनों कार्ड का हम आर्क उठाएं तो वो भी सेम होगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब माइनर, मेजर और सेमी सर्कुलर आर्क को देखते हैं कि ये क्या कंडीशन है भाई। अब जैसे ये है हमारे पास, ठीक है, इस सर्किल को देखिए, इसमें दो आर्क है अगर देखा जाए तो। ठीक है, एक पॉइंट सेलेक्ट कर देते हैं। एक आर्क है सी से लेके डी तक, ठीक है, और दूसरा आर्क है सी से लेके डी तक, लेकिन आप भूल जाएंगे कि सी से लेके डी तक कौन सा आर्क, तो यहाँ पे एक में पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, तो भाई इस सर्किल में एक आर्क है हमारे पास सी और डी, सी से लेके डी तक, और दूसरा आर्क हमारे पास है वो है सी जे डी। ठीक है, जिसको हम लिखते हैं सी जे और डी, ये दो आर्क हो गए। अब इनमें से ये जो छोटा आर्क है इसको हम कहते हैं माइनर आर्क, माइनर, और जिसमें सरकमफेरेंस का ज्यादा हिस्सा आता है, ज्यादा स्पेस आता है, इसको हम कहते हैं मेजर आर्क। ठीक है, अब माइनर और मेजर तो हो गया, सेमी सर्कुलर क्या होता है। ठीक है, अगर सपोज मान लेते हैं कि एक पॉइंट यहाँ पे होती और एक पॉइंट यहाँ पे होती, और हम कहते हैं ये भी ऊपर वाला हिस्सा भी एक आर्क है और नीचे वाला हिस्सा भी एक आर्क है, और उन दोनों पॉइंट्स को अगर हम मिलाते तो डायामीटर हो जाता। कार्ड तो होता लेकिन डायामीटर कहलाता, ऐसे। ठीक है, अब ये कार्ड भी है, डायामीटर भी है, तो सर्किल के दो इक्वल पार्ट हो गए। अगर दो सर्किल के इक्वल पार्ट हो गए हैं तो फिर उनमें जो पार्ट्स होंगे उनके सरकमफेरेंस को हम क्या कहते हैं, सेमी सर्कुलर आर्क। मतलब वो आर्क आधे सर्किल के बराबर, जो भी सेमी सर्कुलर आर्क मतलब एक आर्क जो आधे सर्किल के बराबर हो। उम्मीद है ये दोनों तो आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ऐसे लॉज। अब आते हैं बाकी वाले दो ऐसे लॉज पे, तो पहले इसको रब कर देते हैं। अब सी और डी थ्योरम पे आते हैं, वो क्या कहते हैं, सी थ्योरम, इक्वल कार्ड्स। अब हमें पता लग गया इक्वल कार्ड क्या होते हैं। ठीक है, इक्वल कार्ड्स ऑफ अ सर्किल आर कंगरेंट सर्किल्स सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ठीक है, अब आते हैं इसको समझने के लिए। हमारे पास एक सर्किल है ए, सपोज इसमें हम दो कार्ड बनाते हैं जो इक्वल हो, तो उससे पहले हमें आर्क बनाना पड़ेगा, पॉइंट सेलेक्ट करनी पड़ेगी। सपोज एक पॉइंट हम सेलेक्ट कर देते हैं, ये दो पॉइंट सेलेक्ट कर दी, और ऊपर एक हमें और कार्ड बना देते हैं, उसके लिए भी हम एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, कुछ ये बना। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि अगर बी और सी पॉइंट को आपस में मिलाएं तो हमारे पास एक कार्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कार्ड। और डी और ई को मिलाएं तो वो भी हमारे पास क्या बन जाएगा, एक कार्ड बन जाएगा। और ये दोनों कार्ड आपस में क्या है, इक्वल है। क्लियर हो गया। थ्योरम हमें ये कह रहा है कि अगर इन दोनों कार्ड से हम एक एंगल बनाएं सेंटर पे, किस पे बनाएं, सेंटर पे। पहले इस कार्ड से एंगल बनाते हैं, फिर हम इस कार्ड से एंगल बनाते हैं सेंटर। क्योंकि ये दोनों इक्वल कार्ड हैं
तो जो सेंटर पे दो एंगल्स बनेगी वो भी आपस में क्या कहलाएंगी, इक्वल होंगी, वो भी आपस में कंगरेंट होंगी या इक्वल होंगी। ठीक है, क्यों कंगरेंट होंगी, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई ट्राइंगल है और सामने वाली साइड्स इक्वल हैं तो एंगल भी क्या होता है, इक्वल हो जाता है, अगर दो कंगरेंट ट्राइंगल है तो। ठीक, तो हम सर्किल में हमने दो आर्क लगाए और उससे कार्ड बनाया और दोनों कार्ड इक्वल थे, तो उन दोनों इक्वल कार्ड से किसी भी तरफ से हो दोनों कार्ड, अगर हम सेंटर पे एंगल बनाएंगे तो वो जो दोनों एंगल बनेगी वो आपस में दोनों ही इक्वल होंगे। अब आते हैं डी थ्योरम पे। डी थ्योरम हमारे पास क्या कह रहा है, डी कह रहा है इफ, अब उसी थ्योरम सी को ये दूसरे वर्ड्स में मतलब उलट बयान कर रहा है। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय टू कार्ड्स ऑफ अ सर्किल आर कंगरेंट। अब आपको कंडीशन में ये नहीं बताया गया कि ये जो कार्ड हैं सर्किल के वो कंगरेंट है, बस आपको ये बताया गया है कि एक सर्किल है या दो डिफरेंट सर्किल हैं एक जैसे, उनकी जो सेंटर पे एंगल बन रही है कार्ड से वो इक्वल है एंगल। तो आप समझ जाएं अगर एंगल इक्वल है कार्ड से बनने वाली एंगल तो इसका मतलब वो कार्ड भी इक्वल होंगे। तो इसको अगर ग्राफ पे मैं समझाना चाहूँ कुछ इस तरीके से कि अगर मैं ये कंडीशन हटा दूँ पॉइंट्स की, मैं कहूँ कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो आप समझ जाएंगे अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इसका मतलब ये दोनों कार्ड भी इक्वल होंगे। और थ्योरम बी और सी पे अगर हम आ जाएं तो उसका मतलब अगर ये दोनों कार्ड इक्वल हैं तो इसका मतलब ये दोनों आर्क भी आपस में इक्वल होंगे। तो ये तीनों चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, अब मजे की बात दूसरी मैं बताता हूँ। अगर आप देखें ध्यान से इस ट्राइंगल को ए बी सी को, ये हमारा ट्राइंगल ए बी सी को, ये वाला ट्राइंगल, अब देखिए ये सेंटर पे एक एंगल बन रही है, एक सी पॉइंट पे एंगल बन रही है, एक बी पॉइंट पे। आप मुझे बता सकते हैं ए से लेके बी तक ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, सेंटर से लेके सरकमफेरेंस की एक पॉइंट तक, मतलब ये रेडियस। ए से लेके सी तक डिस्टेंस क्या होगा, ये भी हमारे पास रेडियस होगा क्योंकि सेंटर से लेके सरकमफेरेंस की एक पॉइंट तक। तो अगर ये दोनों रेडियस है तो मतलब दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो अगर एक ट्राइंगल में दो साइड सेम है तो उसको हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इस कंडीशन में जो भी क्वेश्चन होगा हमें चाहिए दोनों एंगल जो होगी वो भी आपस में इक्वल होंगी, एंगल बी और एंगल सी। एंगल बी इक्वल होगी एंगल सी के, क्योंकि ये हमेशा जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसी तरीके से ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा, एंगल डी और एंगल ई भी आपस में इक्वल। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करूं। ठीक है, लेकिन आपको अगर ये छोटी छोटी पॉइंट समझ आ गई हैं तो फिर आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।